दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा विश्व युद्ध था जिसमें पूरे विश्व को आप कह सकते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। 1914 की यह घटना है दोस्तों। 1900 यह घटना वर्ष 1914 की है, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी देशों को सभी देशों को प्रभावित किया, जिसमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं सामाजिक सामाजिक तथा सामाजिक रूप से और यहाँ और कई देशों के नक्शा या भूमि छोटा या बड़ा होने पर भी असर पड़ा। दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि इस घटना में और ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। दोस्तों ये एक बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत ही उल्लेखनीय घटना है। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। आप कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्ट था और इनडायरेक्ट दोनों में हानि पहुंचा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी जगह से ट्रेड हो रहा है किसी देश में, वो अथी युद्ध में नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोस्तों आर्थिक रूप से तो उसको नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी कंट्री को डिफेंड करते हैं या वो मिसाइल हमला करता है, तो उसका जो रूट है वो प्रभावित होता है। तो आप कह सकते हैं वो चाहे आर्थिक रूप से प्रभावित हो, राजनीतिक रूप से प्रभावित हो। आप जरा सोचिए, जो देश में हमला हुआ है, अब जो जिस देश में हमला हुआ है वहां की जो डेमोग्राफी है, जो डेमोग्राफी होगा, उस पर भी असर पड़ा है। अब देखिए, अब जो देश हार गया उस पर तो जो जो देश जीता हुआ है वो तो ऑलरेडी कब्जा कर लेगा। तो वहां पे दोस्तों आप देखिएगा कि उसके जो क्षेत्र हैं उस पर भी असर पड़ा है। ठीक है। अब जो देश शक्तिशाली था आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और राजनीतिक रूप से, ये तीनों व्यवस्थाओं में अगर वो शक्तिशाली था तो आप यकीन मानिए वो बचा रहा। लेकिन जो देश कमजोर था, अब जो देश कमजोर था और जिस देश पे ये हमला हुआ, जरा सोच करके देखिए दोस्तों कि उन देश पर इसका क्या असर पड़ा होगा। अब सोचिए, जिस देश की इकोनॉमी ही खस्ता हो गया हो, तो जरा सोच करके देखिए कि उन देशों की के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल हैं, उस पर क्या असर पड़े होंगे। ये भी एक बहुत सोचने की बात है। और इस घटना में दोस्तों आप देखिएगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से वो उसको क्षति पहुंचा है। चाहे वो जान माल की क्षति हो, चाहे वो रुपये पैसे से क्षति हो, चाहे वो भुखमरी। इस युद्ध में दोस्तों कई देशों में भुखमरी तक आ गया, रिसेशंस आ गया।
आर्थिक मंदी आ गई थी कि ये युद्ध इतना हुआ था कि लगभग इनसे बहुत लगभग सोच लीजिए पूरे देश ही प्रभावित हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों अगर आप देखेंगे, इमेजिनेशन करना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग मरे होंगे। अब इसके कारण पर अगर हम लोग चलेंगे तो दोस्तों इसके कारण बहुत थे। इसके अगर हम कारण की चर्चा करेंगे तो कारण कितने हैं? तो इस पहले कारण लिखते हैं हेडलाइन में। इनके कारण निम्न है। पहला है दोस्तों साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। अब दोस्तों इसमें होगा क्या? अब आप कहेंगे कि भैया आखिर इसमें होगा क्या? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है 17वीं सेंचुरी में जब औद्योगिकरण की विकास हुई और जब आप शुरू में भौगोलिक खोजों में आपने एक आप नाम सुने होंगे जिसका मैंने जिक्र किया था कि जब अ, इज- ईरान और यहूदी और मुसलमान में जब युद्ध हुआ था, तो तब एक खोज की शुरुआत हुई और वो उस जगह का नाम था दोस्तों कुस्तुनतुनिया। ये जगह था दोस्तों, ये तुर्की के अधिपत्य था। और यहाँ पे दोस्तों यूरोप इसी कुस्तुनतुनिया इस जगह का आपने नाम सुना होगा। कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुन कुस्तुनतुनिया, इस जगह के बारे में आपने दोस्तों नाम सुना होगा। जब इस जगह पे युद्ध हुआ था, दो बड़े धर्म युद्ध हुए, एक बड़े बहुत ही दो धर्मों के बीच एक बहुत बड़े धर्म युद्ध हुए थे। जब ये युद्ध हुआ तो दोस्तों इसी जगह से दोस्तों ट्रेड होता था और ये था स्थल मार्ग से ट्रेड होता था। तो यहाँ पे कहा गया कि कोई भी पारसी, सॉरी माफ करिएगा, कोई भी ईसाई या किसी भी, इसमें दो धर्म युद्ध हुए थे, ईरान और इसमें था दोस्तों, हाँ, इसमें दोस्तों जो एक देश था कुस्तुन ईरान और ये यहूदी के बीच में दोस्तों, यानी कि मुस्लिम और यहूदी के बीच में दोस्तों धर्म युद्ध हुआ था। माफ करिएगा मुझे, मैं थोड़ा अटक रहा हूँ यहाँ पे। तो मुस्लिम और यहूदी धर्म में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे कब्जा हो गया था दोस्तों तुर्की का, और तुर्क के अधिपत्य हो गया था। अब यहाँ पे कह दिया गया कि भैया कोई भी यूरोपियन यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकता है, इस स्थल मार्ग से ट्रेड नहीं कर सकता है, कोई भी यहूदी इस मार्ग से ट्रेड नहीं कर सकता है। जब ये ये बात यूरोप वालों को लगा कि भैया इस मार्ग से तो अब हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, स्थल मार्ग से हमें ट्रेड तो नहीं करने दिया जाएगा। तो इसी क्रम में दोस्तों औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। सॉरी माफ करिएगा, यही इसी क्रम में दोस्तों औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो इसी से तो पहले ट्रेड होता था। जब इस मार्ग से ट्रेड होना बंद हो गया तो दोस्तों इन लोगों ने समुद्री मार्गों की खोज करी। आपको पता है कि समुद्री मार्गों की खोज होने में क्या क्या बाधाएं हैं, इसका सॉल्यूशंस क्या क्या निकला, ये ऑलरेडी हम लोगों ने अब फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों आप देखेंगे कि यहीं से दोस्तों देखिएगा कि जैसे ही औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो जब दोस्तों यूरोप वाले अलग अलग महादेशों में जाने लगा, जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, न जाने अन्य देशों में जब वो जाने लगा तो देखिए यूरोप में, एशिया के जो बहुत सारे देश थे, तभी भारत एक मेजर इंडस्ट्री था उद्योग के मामले में। आप कह सकते हैं कि भारत विश्व के लिए सबसे बड़ा मार्केट था, चाहे वो आप देखिए कपड़े के मामले में, चाहे वो मसाले के मामले में, चाहे कच्चे माल के मामले में, इन सब मामले में भारत प्राचीन से लेकर मध्य तक बहुत ही अग्रणी राज्य में या अग्रणी देश में आता था। तो यूरोप वालों को लगा कि भैया अगर हमें अपना व्यापार करना है तो हमें नए मार्गों की खोज करनी होगी। और इसी क्रम में दोस्तों जैसे ही इन लोगों ने दूसरे महादेश में ये लोग जब जाने लगे या दूसरे देश में ये लोग गए, जैसे भारत देश में आने लगा,
तो धीरे-धीरे देखा इन लोगों ने कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़े हैं, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, आप कह सकते हैं कि चाहे वो जितने भी एशिया की कंट्री हो, अफ्रीका की कंट्री हो, जब देखें कि यहाँ पे बहुत बड़े लार्ज यानी कि बहुत ही लार्ज स्केल पे कि यहाँ के लोगों को देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार है। तो उन लोगों ने धीरे-धीरे क्या किया कि इन देशों में सबसे पहले ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए। जब ये व्यापार करने के उद्देश्य से इन देशों में आए, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दोस्तों जब यहाँ की अब जैसे मैं भारत का एग्जांपल लूँ, तो भारत में क्या था? जैसे-जैसे 17वीं सदी का अंत हुआ, जैसे इस त सत यानी 17th सेंचुरी जब आने आया, तो भारत देश में राजनीतिक रूप से और राजनीतिक रूप से देखिएगा तो यहाँ पे जो दिल्ली का जो सल्तनत था, वहाँ का जो राजा था वो वीक होने लगा। छोटे-छोटे राज्यों का उदय होने लगा और जो अंग्रेज थे, वो भाँपने लगा कि भई इसी समय है भारत पे कब्जा करने का। तो उन्होंने भारत पे कब्जा करने लगा। इसी प्रकार दोस्तों अन्य जो देश थे यूरोप वाले, चाहे वो फ्रांस हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, अ, आप कह सकते हैं इंग्लैंड हो, चाहे वो जापान हो या अन्य कंट्री, वैसे ही दोस्तों इन लोगों ने सोचा कि जैसे ही औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मार्केट को जो है कि ये अपने देश को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, स्पेन हो, डेनमार्क हो, ये सब दोस्तों की धीरे-धीरे करके इन लोगों ने दूसरे देश पर कब्जा करना शुरू किया और इन लोगों में एक होड़ लग गई। आप कह सकते हैं कि एक होड़ चल पड़ी कि भैया कौन से देश कितना अपने उपनिवेश बना सकता है, कितने देशों को गुलाम बना सकता है। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इसका लगभग 65 देश था। 65 से प्लस या 60 से तो प्लस ही होगा, मैं लगभग मैं 65 मान के चलता हूं कि इतना देश इंग्लैंड वालों का गुलाम था। चाहे वो भारत हो, अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया में लगभग इसका इंडिया था, उसके बाद चाइना था, सेंट्रल इंडिया कह सकते हैं, यूएई था, दुबई था, ओमान था, कतर था, ईटीसी बहुत सारे देश थे। बट इन देशों में उतनी कुछ थी नहीं। वो तो आप चल के जो है कि जैसे तेलुल का खोज हुआ है, तो इन लोगों ने ये देश दोस्तों अब धीरे-धीरे ये देश आगे मतलब आगे डेवलप हुआ है अगर आप इस सेंचुरी में देखें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको लिखूं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? आइए ज़रा देखते हैं। अ, दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं कारण पे। अब देख लीजिए एक बार कारण, मैं ज़ूम कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं विश्व युद्धों के कारण पे। देखिए दोस्तों कारण क्या था? जब विश्व युद्ध कारण बहुत सिंपल था दोस्तों। जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो दोस्तों जब तब बाज़ारों की आवश्यकता हुई। अब आप देख लीजिए कि आप माल बना लीजिएगा, तो बाज़ार तो ढूँढिएगा ना, सामान बना लेने से क्या होगा? आप मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिएगा, अब लेने वाला ही कोई ना हो, तो फिर आप उसको कहाँ बेचिएगा? तो दोस्तों जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, इसी समय दोस्तों मशीनीकरण की भी शुरुआत हुई। तो जो स्मॉल में बिज़नेस थे वो दोस्तों धीरे-धीरे ठप होने लगे। अब जो सामान बनने लगा, तो कच्चा माल भी चाहिए उसके लिए। तो ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति की एक चैप्टर आएगा तो वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग कारण पे चलते हैं यहाँ पे। तो बाज़ारों का विस्तार हुआ, तो इसी समय में दोस्तों जो पुराने वाले उपनिवेश थे, चाहे वो पुर्तगाल हो, स्पेन हो, तो ये लोग दोस्तों धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगे और नए जो थे, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, नेपाल हो, रूस हो, इनका आवागमन होने लगा। और जो पहले से ही ऑलरेडी था, तो वो तो बिज़नेस उसके लिए तो बाज़ार पहले से ही ऑलरेडी एक्ज़िस्ट था। लेकिन जो नए प्लेयर्स इस फ़ील्ड में आ रहे थे, उसे भी तो बाज़ार की आवश्यकता थी। तो उस समय दोस्तों बाज़ार की भी आवश्यकता पड़ने लगी। अब बाजार की और इसमें दोस्तों इसी समय में दोस्तों एक होड़ लगी साम्राज्यवादी की। इसमें जब कोई भी देश जब औद्योगिक रूप से जब विकसित होगा, जब औद्योगिक रूप से विकसित हो जाएगा, तो दोस्तों उसको अल्टरनेटिव बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी क्रम में दोस्तों चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, इस ये लोग दोस्तों इसकी एंट्री बाद में हुई
और जो पहले थे स्पेन हो गए, फ्रांस हो गए, सॉरी फ्रांस हो गए, पुर्तगाल हो गए, इन लोगों की एंट्री पहले ही हो चुकी थी। ठीक है? आप पढ़िएगा कि पुर्तगाल या फिर आप देखिएगा इन इन देशों ने खोज करी थी, तो इन लोगों ने खोज पहले ही करी थी। इसी क्रम के दौरान इन लोगों की मार्केट जो है दोस्तों, वो इन लोगों ने ढूँढ लिया था पहले ही। तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड वाला जो है दोस्तों, ये बाद में एंट्री लिया है भारत देश में। तो इसी क्रम में दोस्तों, चाहे वो एशिया महादेश हो, चाहे वो अफ्रीका महादेश हो, इनमें बाजार ढूंढने लगा, इनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी कि भैया कौन कितना किस जगह जा करके अपना माल बेच सकता है। इसी क्रम में दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया कि अन्य देशों में जो भी वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक दुर्दशा, अगर आर्थिक रूप से मजबूत था, लेकिन अगर वहाँ पे राजनीतिक रूप से वो मजबूत नहीं था, तो ये लोग धीरे 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 करके वहाँ पे कब्जा करने लगे। इसी क्रम में दोस्तों आप देखिएगा कि औद्योगिक क्रांति के बाद बाजारों में विस्तार के लिए अन्य देशों को उपनिवेश बनाने के लिए यूरोप के देशों में प्रतिस्पर्धा लगी, तथा इसी क्रम में कई एशिया तथा अफ्रीका एवं अन्य महादेशों के देश इन यूरोप के देशों को सॉरी अन्य देशों को गुलाम या उपनिवेश बनाया गया। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों इन देशों ने अफ्रीका को ही या एशिया को ही गुलाम बनाया, बल्कि अपने एशिया में जो कंट्रीज जो कमजोर थे वहां पे भी दोस्तों गुलाम बनाया। कैसे? इंग्लैंड वालों ने किसको गुलाम बनाया? उत्तरी अमेरिका में जाके किसको? यूएसए को गुलाम बनाया, जो आज उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है? उसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ से है कि 1914 में जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुका था, तथा ब्रिटेन एवं फ्रांस इस मामले में काफी पीछे थे। पुराने साम्राज्यवादी देश आपस में उपनिवेश को बांट चुका था। आपको मैं बता चुका हूं पहले कि पुराने कौन-कौन थे। जर्मनी साम्राज्यवादियों ने पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। उसके बाद है दोस्तों 1905 ईस्वी में रूस और जापान युद्ध में विजय जापान की साम्राज्यवादी की भी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। जैसे ही नए नए प्लेयर्स आने लगे, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, रूस हो, ये सब नए प्लेयर जब आने लगे, तो इनकी भी दोस्तों युद्ध होने लगे, कई देशों में युद्ध होने लगे इस बात के लिए कि भैया हमें भी अपना उपनिवेश बनाना है और बाजार बनाना है। तो इसमें दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति हुई कर चुका था। इसमें कई देशों को दोस्तों उपनिवेश के हाथ कम लगे, कई को ज्यादा लगे, कई को कम लगा, कई को ज्यादा लगा। मैंने आपको पहले ही इंट्रो में बताया था कि जब कई देश ऐसे थे जो आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से या अन्य रूप से वो मजबूत थे। कई दोस्तों हैं दोस्तों औद्योगिक रूप से मजबूत थे, लेकिन वो सैन्य रूप से वो मजबूत नहीं थे, तो वहां पे वो पिट गए। तो वो और कई ऐसे देश थे जहाँ पे दो देशों के बीच युद्ध हुआ, तो कुछ टेरिटरी अपने अंदर ले लिया, कुछ क्षेत्र अपने अंदर ले लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिएगा कि प्रतिस्पर्धा बढ़ा और फ्रांस काफी पीछे रह चुका था, और जो पुराने साम्राज्यवादी देश थे वो अपने आप में बांट चुके थे। इसी दोस्तों अब कई ऐसे देश थे उसका पतन हो गया, जो उपनिवेश बनाने वाले थे उसका पतन हो गया। कई ऐसे साम्राज्यवादी औद्योगिक देश थे जिसको जो नए प्लेयर थे उसको उपनिवेश मिल गया। जैसे ब्रिटेन को भारत मिल गया, चीन मिल गया। उसी प्रकार जापान को बहुत से ऐसे अफ्रीका के कंट्री मिल गए, कुछ एशिया के कंट्री मिल गए। फ्रांस को ले लीजिए, फ्रांस को भी कुछ अफ्रीका के कंट्री मिल गए, कुछ उत्तरी अमेरिका के कंट्री मिल गए, कुछ एशिया के कंट्री मिल गए, कुछ अफ्रीका के कंट्री मिल गए। तो इस तरीके से दोस्तों संघर्ष चलता रहा। अब संघर्ष चलेगा दोस्तों, तो ये लोग क्या किए दोस्तों, जब उस देश में गए ना, तो वहाँ के जो स्मॉल बिजनेस थे या बिजनेसेस थे, उसको धीरे धीरे क्या किया, जो जो भी देश थे वो क्या किए कि जिस देश पे कब्जा करते थे उस देश का धीरे 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 उद्योग पहले खा जाता था। यहाँ से कच्चा माल ले जाके अपने देश में पहले तो उसको प्रोसेस करता था। प्रोसेस करने के बाद वहाँ पे जो माल तैयार होता था, फिर उसको ला करके जो उसका उपनिवेश होता था, वो उस देश में जाके बेचते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ब्रिटेन वाले क्या करते थे कि यहाँ के कच्चे माल ले जा करके इंग्लैंड में कपड़ा बनाते थे, और यहाँ के जो बुनकर थे, कपड़ा इंडस्ट्री थे, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहां पे जाके वो कपड़ा बनाते थे, और वहां से बनाने के बाद वो भारत में आके बेचते थे। 1905 ईस्वी में दोस्तों रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दोस्तों जापान की जीत हुई। जापान भी चाहने लगा, उसके भी मन में लालसा होने लगा कि भैया अब मुझे भी नए नए उपनिवेश बनाने हैं, और
अपने कच्चे माल को या अपने प्रोडक्ट को उस देश में जाकर के बेचने हैं। जापान के भी कुछ हैं, आप देखिएगा उदाहरण के तौर पे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग उस पे चर्चा नहीं करते हैं। आगे दोस्तों हम लोग उग्र राष्ट्रवाद और सैन्यवाद पे चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत बड़े हो जाएंगे तो फिर आप भी नहीं देखिएगा। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसमें अगर मुझे कुछ और भी ऐड करने हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।